नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं स्टूडियो में मुस्लिम लीग काफ लाहौर के सदर मियाँ वहीद अहमद साहब। आप एक मोहतरम सियासतदान होने के साथ साथ एक दानिश्वर तजिया निगार भी हैं। आपका शुक्रिया मियाँ साहब, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू। हमारे साथ लाइन पे यंग तजिया निगार जनाब वकार अहमद साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। वकार अहमद साहब, आपका भी शुक्रिया। जी, आपका शुक्रिया। वकार असलम सर। वकार असलम साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। आपका वकार असलम साहब शुक्रिया। आपका शुक्रिया सर। मियाँ साहब, पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त बहुत सारे महाजों पर बरसरे पैकार है। मुआशी तौर पर मामलात जो हैं वो अपनी जगह पर संजीदा नौइयत के हैं। वो जुज़वी मुआशियात हो या कुल्ली मुआशियात, माइक्रो इकनॉमिक्स हो या मैक्रो इकनॉमिक्स, कौमी मईशत हो या अवामी मईशत, बुरी तरह मसाइल में घिरी हुई है। लेकिन हमारे हुक्मरान, हमारे ज़िम्मेदारान उसको किसी न किसी तरीके से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, गिरती हुई मईशत को संभाला देने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका एक सबूत ये है कि पिछले दिनों पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसमें 1 पॉइंट का इजाफा हो गया है। तो ये एक अच्छी खबर है। दूसरा बहुत बड़ा महाज जो पाकिस्तान के तमाम मसाइल पर हावी है वो है दहशत गर्दी। हम ये समझते रहे कि ये जो अमेरिका ने 2001 में आलमी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग शुरू की है उसकी वजह से हमारे यहाँ दहशत गर्दी है। और जब 2022 में 21 में अमेरिकी फ़ौजें यहाँ से निकली तो हमने ना सिर्फ सुख का सांस लिया बल्कि हमने जश्न मनाया कि काबुल में हमारे दोस्त तालिबान हुक्मरान आ गए हैं। तो हमें ये उम्मीद हो गई, बल्कि उम्मीदें वासिक हो गई थी कि अब ये सरहदें जो हैं ये महफूज हो जाएंगी और पाकिस्तान जो है वो इस तरफ से जो सरहद पार से दहशत गर्दी होती थी जिसमें अफ़गान हुकूमत और अमेरिकी रॉ एजेंसी शामिल होती थी वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि अमेरिकी फ़ौजियों को गुज़रे हुए, यहाँ से निकले हुए 3 साल हो गए हैं। 3 साल में तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर अपना होल्ड किसी न किसी तरीके से कायम कर लिया है। लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर जो खून रेज़ी है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि वो हर आने वाले दिन के साथ जो है वो हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मियाँ साहब, आप क्या समझते हैं कि ये दहशत गर्दी के ख़ात्मे की जो हमारी नेक ख्वाहिशात थीं और जायज़ उम्मीदें थीं वो क्यों पूरी नहीं हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाशा साहब, सबसे पहले तो ये मेरा ख्याल है कि हमें पीछे सोचना होगा कि ये क्यों है। क्या हम इसको सही तरीके से जिस तरह से डील करना चाहिए था कर पाए? आज तक हमने इसको सीरियसली लिया है उस तरह से? देखें, जब पाकिस्तान बना था तो आपके सामने है कि उस वक़्त ये जोग्राफियाई या कल्चरल कोई ऐसा जो दुनिया के अंदर तकसीम की वजह होती हैं उस तरह से नहीं हुआ। आप देखें कि पंजाब 2 हिस्सों में चला जाता है। हमने उस वक़्त ये नहीं देखा कि हमारा पंजाबियों का जो कल्चर है वो किन के साथ मिल रहा है, ज़ुबान किन के साथ मिल रही है, हमारा रहना सहना किन जैसा है, कौन है हमारे साथ। ये सिंधियों ने भी नहीं देखा, ये बलोचों ने भी नहीं देखा, ये पठानों ने भी नहीं देखा। उस वक़्त सिर्फ एक चीज़ थी, ला इलाहा इल्लल्लाह। उस कलमे की बुनियाद पर, हाँ जी, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे हमने उस वक़्त तमाम चीज़ें अपनी जो है ना वो सारा वो उनको पीछे छोड़ा और एक उम्मत जो तस्वुर को लेकर हम आगे बढ़ रहे। उसके बाद क्या हम उस पे चल सके?
आज सबसे दुख की बात यह है कि आज पंजाब के अंदर आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है, और मैं तो सारा दिन जहाँ भी देखता हूँ और उसको कोशिश करता हूँ कि यार इनको जवाब दें कि भाई वो मारने वाला बलोच नहीं है, वो मारने वाला पठान भी नहीं है, वो मारने वाला सिंधी भी नहीं है, पंजाबी भी नहीं है, मरने वाला पाकिस्तानी है। बहुत खूबसूरत मरने वाला पाकिस्तानी है। असल मसला यह है कि जिस चीज़ को वो हवा देना चाह रहे हैं, जो वो कोशिश कर रहे हैं, वो तो अगर यहाँ पंजाब के अंदर भी यही बातें शुरू हो जाएं, पंजाब के अंदर भी यही बातें शुरू हो जाएं कि जनाब वो पंजाबियों को मार रहे हैं और बलोच मार रहा है, पठान मार रहा है, इसका मतलब ये है कि हम तो फिर उसमें वो लोग कामयाब हो गए और ये हमारी नाकामी। अच्छा, वैसे मियाँ साहब आपने इल्मी तौर पे, फ़िक्री तौर पे बड़ी खूबसूरत बात कही है, लेकिन हकीकत ये है कि बस से शनाख्ती कार्ड देख के उतार के उन्होंने पंजाबियों को कत्ल किया है। मैं पंजाबी होने की वजह से कत्ल किया है। यही बात देखें मैं एक बात बता दूं, क्या उनके साथ जब से पाकिस्तान बना है उनके अंदर एक जो बात है उन सूबों के अंदर जो उन्हें कहा जाता है, हालांकि मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा मजलूम पंजाबी है। पंजाब के अंदर रहने वाले लोग क्या इतने खुशहाल हैं? यहाँ पे 1-8% के अलावा मुझे बताएं कि लोगों की हालत क्या है। ये आज तक आपने उनको बताया, वहाँ पे सियासत करने वाले भी, वहाँ पे दहशतगर्दी के लिए भी, और जो दूसरे मुल्कों के जो हमारे दुश्मनों के अज़ाइम हैं उनको क्या बताया जाता है कि आपके ऊपर हुक्मरानी कौन कर रहा है? पंजाबी। आपके साथ जुल्म कौन कर रहा है? पंजाबी। यानी ये उनको आज तक। और मुझे ये बताएं कि पीछे ये एक बात पाशा साहब बार बार ये कहते रहे, हर प्रोग्राम में बात होती, हर फोरम पे बात होती कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, जब तक ये अदम इस्तेहकाम रहेगा तो ये मामला दुरुस्त नहीं होंगे। उसकी ये साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात कही है। आपने जैसे कहा कि होता ये है कि जो मरकज़ी पूल से जो सूबों को पैसा मिलता है जी, पंजाब की जो हुकूमतें हैं वो पैसा खर्च करती हैं, जिससे पंजाब में ज़ाहरी तौर पर कुछ नज़र आता है। सड़कें बनी हैं, बसें चल रही हैं, अंडर पासिस हैं, ओवरहेड ब्रिजेज़ हैं, तरक्याती मनसूबों पर पैसा लगता है, तो पंजाब एक रोशन और तरक्की याफ्ता सूबे के तौर पे नज़र आता है। जबकि यही पैसा जब बलूचिस्तान, KPK या दूसरे सूबों में जाता है तो वहाँ पर उनके हुक्मरान, वडेरे, ज़मींदार, जागीरदार जो हैं वो खा जाते हैं, वो इस्तेमाल नहीं करते। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि उन लोगों के अंदर जो है वो एहसास महरूमी पैदा होता है। ठीक, मैं इसी बात को देखें। उसके बाद मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ पे भी हम जो हकीकी नुमाइंदे हैं, इलेक्शन के नतीजे में जो लोग आए, जो लोगों के दरमियान से आए, अगर हम उनको मौका दें, बजाय इसके कि हर मर्तबा हम वहाँ पे जो डिम्मी जो हम खड़ा करते हैं, ये बात कोई बंदा करता नहीं है। मसला ये है कि जिन लोगों को हम आगे लेके आते हैं, आप पीछे निगरान गवर्नमेंट को ले लें, उस दौर के अंदर मिसिंग पर्सन के लिए जो एहतजाज हुआ इस्लामाबाद, क्या उसको सही तरीके से एड्रेस किया गया? क्या उसको जो है वो, अगर वो उन लोगों को सही तरीके से, आप वहाँ की आवाम को सही एड्रेस करें, वहाँ के नौजवान को सही बताएं, उनकी सही, उनमें दहशतगर्द कौन है, उनका किस किस जमात से तल्लक है, उनका राह से क्या किसका तल्लक है, दुबई में कौन बैठा है, बाकी जगह पे कौन बैठा है, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप उनके सामने रखें तो मेरा ख्याल है कि वहाँ का नौजवान और वहाँ का रहने वाला, वहाँ के जो लोग हैं, उनको पता चले कि ये असल मसला क्या है। ये मिसिंग पर्सन वाला भी जो मामला है, इसके पीछे कहानी क्या है। मामला ये है कि जो दहशतगर्द हैं वो भी वहाँ पर मिसिंग पर्सन में उनका जो है ना, हम असल में उसको सही तरह से, उसकी वजह मैंने जो पहले जिसमें बात मैं कर रहा था कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होता, सियासतदान जिनका असल काम है, जिन लोगों का काम है, जब तक वो आगे बढ़ के इसको सही तरीके से एड्रेस नहीं करते लोगों के साथ। और आप देखें और जुल्म की बात ये है कि हम जब स्टूडेंट थे, हम तो देखते रहे हैं कि हमें वहाँ पे जाने का मौका मिलता था, वहाँ स्टूडेंट से हमारे प्रोग्राम होते थे, वो यहाँ आते थे, इस पे बात होती थी, सियासतदानों का आपस में एक अच्छा ताल्लुक था। आज दुश्मनियाँ जो हैं जिस कदर बढ़ चुकी हैं, आज जिस तरह से उसको बताया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि अगर हम यहाँ पे ये कहें कि वो पंजाबियों का, वो तो एक साजिश है, ये हिस्ट्री है, आज की नहीं है। ये आपके सामने इतनी बड़ी सल्तनत जो आपकी मुसलमानों की, जिसको तोड़ के
सैकड़ों जिसके टुकड़े कर दिए गए थे। अब वो बताएं कि वो किसने किया है? वो भी तो इसी तरह की साजिशें 1400 साल पहले अरब और अजम की, अरबों जी, की, तुर्कों की। 1400 साल पहले कुछ ऐसी जंगें जिसमें हमारे उलमाए कराम कुछ नहीं कह सकते, वहाँ पे भी ये हुआ। अब ये कहें कि जनाब ये वो मारने वाले जो है ना, वो स्पेशली उन्होंने पंजाबियों को बलोचों ने मारा, मैं कहता हूँ दहशतगर्दों ने मारा। इसको कभी हम ये नहीं कहेंगे कि बलोचों ने मारा, जब तक हम यहाँ पे अपने लोगों को भी बताएं कि अगर हम ये बात यहाँ उठाएंगे तो ये बात उसमें वो कामयाब हो जाएंगे, जो उनका मकसद है, जो उनका मकसद है। वकार असलम साहब, जी आपने सर। गुफ्तगू सुनी तो आप जरा अपना इनटेक दीजिए। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से मियाँ वहीद साहब बता रहे हैं, तो पहले से जब मामा कदीर वाला वाकया हुआ और मारंग बलूच के एहतजाज तक जितने वाकयात भी हुए, हमने बलूचों को कुछ बहुत ज़्यादा मिसहैंडल किया है। हम टैकल नहीं कर सके सिचुएशंस को, और हमने ये एहसास कमतरी और ये वाला जज्बा ना उनमें खुद सराहियत करवाई है इसकी, अपने मतलब उनको सीरियस ना लेने की वजह से। और मतलब जो बलोच अब आकर पंजाब यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी जेर तालीम है ना, वो भी एक नफरत और एक अफरियत का शिकार है कि मतलब ये जो लोग हैं, ये जो पंजाबी हैं, ये हमें लूट के खा गए और ये सारी खुशहाली ले गए, और हम जो है वो खुशहाली से महरूम रह गए। जबकि जैसा कि आपने निशानदेही की, होता ये है कि पंजाब में 14 रुपए फी यूनिट का जो रिलीफ मिला है, उसके 462 अरब जो है वो पंजाब ने अदा किए हैं। वो पंजाब की आवाम से लेकर गवर्नमेंट अदा करेगी। लेकिन फर्क ये है कि बलूचिस्तान में जब ये पैसा खर्च होता है, तो उस पे जब ये पैसा फंड दिया जाता है बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को, उनके हुक्मरानों को, तो वो इससे अपनी तिजोरियां भर लेते हैं, और वो जो हुक्मरान है वो अवाम पर नहीं उस तरह से खर्चते। तो इसमें स्टेट का भी ये बयान बनाना चाहिए था कि वो एक माँ की तरह बलूची खानदानों के साथ खड़ी है, और कोई उन पे जुल्म नहीं कर रहा, सिंध और पंजाब, और उनके भी बराबर हुकूक हैं, और उनको भी उसी तरह से टेकअप करेंगे, उनके इश्यूज को भी हम समझेंगे। मिसिंग पर्सन वाले वाकयात को एहतजाज तक क्यों पहुंचने देते हैं हम उस पे पहले से काम क्यों नहीं शुरू कर देते? हम जब देखते हैं कि मिसिंग पर्सन वाला वाकया एक पूरी दुनिया में जगहनसाई का बायस बनेगा, जो कि मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस की वर्दियां पहन के चंद मजमूम अजाइम रखने वाले अनासर जो हैं, वो बलूची लोगों को या दीगर कुछ लोगों को अगर गाइड करते रहेंगे और स्टेट पर इल्जाम आयद करते रहेंगे, मलाइन करते रहेंगे स्टेट को, तो मेरा ख्याल है कि ये तासुर नहीं बदलेगा। इस तासुर को बदलने के लिए, एक हमआंगी के लिए, एक इत्तेसाल और इत्तेहाद की फिजा कायम करने के लिए हमें चाहिए होगा कि हम मतलब जिस तरह से उनकी जो सफरिंग्स हैं उन पर तासुफ का इजहार करें और उनके लिए कुछ बेहतर इकदाम करें, ताकि आइंदा कोई जो भाई है किसी का, कोई किसी का बाप, कोई किसी का बेटा इस तरह मिसिंग पर्सन्स में शामिल ना हो जाए। अच्छा वकार असलम साहब, मुल्क दुश्मनों को कुचलने के लिए देखें, अमन की और अच्छी फ़ज़ा पैदा करने के लिए एपेक्स कमेटी का जो इजलास है वो कोयटा में बुलाया गया। आप नहीं समझते कि इस तरह के इकदामात से एक भाईचारे की बेहतर फ़ज़ा पैदा होगी? जी बिल्कुल, ये कोयटा में बुलाया जाना और सरफराज भुट्टी जैसे वज़ीर आला का वहाँ आना इस चीज की मतलब वजाहत देता है कि मतलब वो वहाँ के जो माहिदीन है उनको बड़ा रखा जा रहा है हर तरह की डिस्कशंस में, उनको मतलब हर तरह से बाप पार्टी का इस तरह से वहाँ पर मौजूद होना इस चीज का इरादा करता है कि मतलब उनको वफाक के साथ जितने होने वाले मतलब मामलात हैं उनमें जोड़ा जा रहा है, उनको अहमियत दी जा रही है। लेकिन जो मिसिंग पर्सन का मामला है वो जूं का तू है। मतलब अगर कुछ दहशतगर्द हमारे पंजाबी भाइयों को मतलब उन शनाख्ती कार्ड देकर इस तरह से मतलब उनका कत्लेआम करेंगे और फिर वो बलोचों को मुलायम करेंगे,
तो मैं मियां वहीद साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इसमें कोई बिलोती नहीं है, ये दहशतगर्द हैं, ये जहन्नुम के कुत्ते हैं, और इनका अंजाम जो है वो बहुत खौफनाक होने वाला है कि ये किस तरह से मतलब मुल्क के इस्तेहकाम को में दरारें डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारी जो फोर्सेस हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो मुस्तकिल ये कोशा है कि किसी तरह से ये जो महरूमी है कि कई सालों में इंसर्जेंसी कशीदगी अपने बामे अरूज पे पहुंच गई है, इसको किसी तरह कम किया जाए। मियां वहीद साहब, ये जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, इसके जी। असरात आप समझते हैं, कोई डीप डाउन जाएंगे कोई बेहतरी की तरफ? देखिए, बात तो बहुत अच्छी है, और जैसे कार ने भी बात की है, मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का सबको साथ लेके, लेकिन एक बात पे मुझे ये इख्तलाफ इस पे भी है कि उसमें वो लोग जो वहाँ के हकीकी नुमाइंदे, अब देखिए वहाँ कबायली एक निज़ाम है, वो अभी तक भी बलूचिस्तान जो है ना वो कबाइल के उस निज़ाम से बाहर नहीं आया। वहाँ पे जिनकी सुनी जाती है पाशा साहब, उन लोगों को कम से कम इसमें शामिल करना चाहिए। आप आज तक उनका गिला क्या है? अगर आप बार बार इलेक्शन जो है जिस तरह से होते हैं, जो इलेक्शन का रिजल्ट आता है, जो आप रिजल्ट देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये कभी मसला हल नहीं होगा। नहीं मियां साहब, वैसा ही रिजल्ट बाकी सूबों में भी तो आता है ना। देखें, बाकी सूबों में भी आया, तो उसका आज कभी पंजाब में मिसिंग पर्सन की बात नहीं होती, अब यहाँ भी हो रही है। अब पंजाब में भी वो बातें हो रही हैं, ठीक है। अब पंजाब के अंदर कोई अच्छे हालात नहीं है। क्या आपका पंजाबी खुश है? आज यहाँ पे मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो पिसा हुआ, मैं आज आप सिर्फ एक लाहौर को या एक दो शहरों को देख के, तो लाहौर के अंदर भी हाँ, सिर्फ पौश इलाके, पौश इलाके, कच्ची वादियां हैं बाकी कितनी। तो आप देखेंगे जो इस वक्त हालात हैं वो इस वक्त पंजाब के को बहुत, यानी यहाँ पे पिस रहा है, यहाँ पंजाबी भी पिस रहा है, बल्कि मैं तो उसको पंजाबी या बलोची या पठान तो मैं कहता ही नहीं, मैं कहता पाकिस्तानी पिस रहा है। जिस तरह से पाकिस्तानी पिस रहा है, यहाँ को हालात को बहुत अच्छे नहीं है। देखें, ये सड़कें पुल, ये कोई तरक्की की किसी जगह पे भी अलामत नहीं है। मेरे हमेशा शुरू से ये बात रही है कि आपने आज तक इस मुल्क के अंदर सबसे पहले देखे कि एजुकेशन पॉलिसी आपकी आज तक कोई मुझे बता दें, कोई कौन सी जो है ना जो आई और उस पर आपने अमल किया हो। उसके बाद आपका सेहत के लिए क्या किया, उसके बाद आपने यहाँ पे इंडस्ट्री के लिए क्या किया, ज़राअत के लिए क्या किया, आपकी एक्सपोर्ट किधर जा रही है, आपके बेरोज़गारी जो यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पे बेचैनी जो आज के नौजवान के अंदर है, आपका जो अपना एक शोबा जिस पे आपने सर्व किया है, मुझे ये बताएं कि लोगों को हुनरमंद जो है ना वो आज नौजवानों को हुनर आपने सिखाया हो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। ये सारी बेचैनियाँ जो है ना, ये वहाँ पे चूँकि ये बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, इतनी बड़ी आबादी है यहाँ पे, उसके अंदर और जिस तरह के हालात दिन ब दिन बेरोज़गारी और जिस तरह की बेचैनी यहाँ पे, और जिस तरह के यहाँ पे इस वक्त स्ट्रीट क्राइम्स जिस तरह से यहाँ बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे जो निज़ाम है इंसाफ का, वो क्या बाकी सूबे इस वक्त ये बात असल में बताने वाली है। और वो जो लोग हैं जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, क्या इस कमेटी के अंदर वो शामिल थे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो जो असल लोगों के नुमाइंदे हैं वहाँ पे वो भी इसमें आए होंगे। मैं समझता हूँ ये बार बार, और जिस तरह से जाके बड़े दुख की बात है कि हम, मेरी पार्टी चूँकि हम पार्टनर हैं कोलिशन इसमें, लेकिन गवर्नमेंट में, लेकिन तकलीफ़ की बात है कि जिस तरह से आपके वज़ीर दाखिला वहाँ पे खड़े होकर जितनी आसानी से एक बात की, उन्होंने तो एक क्रिकेट मैच से भी इसको अहमियत नहीं दी बलूचिस्तान को, उस मामले को। उन्होंने कहा ये तो थानेदार का काम है एक का। यानी वहाँ पे इतनी ज़्यादा हलाकतें हो गई हैं, और ये पाकिस्तान के लिए वो स्याह तरीन दिन था वो जिस दिन ये सब कुछ हुआ है। और वहाँ पे हमारा वज़ीर दाखिला जाके ये बात करता है कि जनाब ये तो एक थानेदार का SHO का काम है। यानी ये इससे बड़ी और गैर जिम्मेदारी, और मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब तक आप उन लोगों को जिनका काम है। देखें, हमने अपनी गुफ्तगू में हमारे पैनलिस्ट ने, माहिरीन ने सियासी इस्तेहकाम पर बड़ा जोर दिया है, और वाकई किसी मुल्क के मामलात को, चाहे वो मुआशी हों चाहे वो समाजी हों, उनको चलाने के लिए, उनको बैक टू ट्रैक करने के लिए सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत होती है। लेकिन इस वक्त जो सियासत में एक बहुत बड़ा इरिटेंट है वो PTI
पीटीआई के सरबराह और 9 मई है। उस वाले से अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि जो 9 मई के ज़िम्मेदारान हैं उनका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में होगा या सिविल कोर्ट के अंदर होगा। तो पाकिस्तान के जो वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने एक बयान दिया है कि इस बात का फ़ैसला जो है वो हुकूमत पंजाब करेगी। आइए हम अपने माहिरीन से पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है। जी भट्ट साहब। जी, इस हवाले से यही है कि देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ओवरऑल पाकिस्तान में जो हालात कैसे जा रहे हैं। पहले आपने बात की थी स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी में ज़्यादातर जो आजकल हमें मसाइल आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं बलूचिस्तान से। तो बलूचिस्तान से भी इसलिए वाक़यात ये ज़्यादा हो रहे हैं कि बलूचिस्तान को महरूमी के जो हालात है ना वो ज़्यादा उनका सामना है। बट साहब ये तो 50 साल से हो रहा है। यानी देखिए, मिलिट्री एक्शन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी किया, मिलिट्री एक्शन मुशर्रफ साहब ने भी किया, मिलिट्री एक्शन अब भी हो रहा है। तो ये फौरी वजह से तो ऐसा नहीं है, ये तो पुराने हमारे मामलात जो चले जा रहे हैं और हम उनको हल नहीं कर सके। जैसा कि मियाँ साहब ने कहा, जैसा कि वकार असलम साहब ने कहा कि हमें उनको मिला जुला के साथ लेके चलने से ये मामलात हल होंगे। मियाँ साहब का कहना ये है कि उनकी जो हकीकी क़यादत है उसको आगे नहीं आने दिया जाता, जिसकी वजह से मामलात जो है वो हल नहीं होते। तो अब ये हम जिक्र कर रहे हैं इमरान खान साहब, उनका 9 मई उनकी पीटीआई जो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के रास्ते में एक बहुत बड़ा इरिटेंट है, इसके हवाले से आप बताइए। अच्छा, 9 मई के हवाले से ना हमने असल में कौम को ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि 9 मई के जो जिन जिन लोगों ने इन पे अमल दरामद किया था इन सबको सख्त से सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। और जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं या उनके जो इत्तेहादी हैं वो कहते हैं कि जी 9 मई को ऐसा वाक़या ही नहीं है। लेकिन मैं एज ए न्यूट्रल एक जर्नलिस्ट होकर मैं ये कहूँगा कि मेरे मुल्क पे जब भी किसी ने जुल्म किया, जैसा भी जुल्म किया, उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिली। अभी आप तारीख से देख लें, अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर यह इल्ज़ाम आया कि उन्होंने मुल्क को 2 अलग करने में किरदार अदा किया, तो बाद में देखें उनके भी ख़ानदान में कैसे कैसे वाक़या। लेकिन हम ज़्यादा देखें कि बांग्लादेश की तरफ जो बांग्लादेश बनाने वाले जो असल करैक्टर थे उनके साथ ऐसा हुआ कि 3 दिन उनकी लाशें पड़ी रही और किसी ने उनकी लाशें नहीं उठाई। इंदिरा गांधी के साथ भी यही हुआ। अब जो पीछे आखिरी करैक्टर चंद रह गए हैं उनको भी इस तरह की सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि देखिए पाकिस्तान बना ये हमेशा कायम रहने के लिए बना है। सबसे पहले तो हम सबको ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान ऐसे ही नहीं 27 रमज़ानुल मुबारक को बना, ऐसे ही नहीं क्या ना रमज़ानुल मुबारक में बना, ऐसे ही नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बना। कहना ये चाहते हैं कि ये जो 9 मई है ये खुदाई इंसाफ ही होगा, इंसाफ नहीं। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 2 साल से इसकी प्लानिंग हो रही थी कि इस पे कैसे अमल दरामद किया जाए। 2 साल से काफी समझे कि डील दी जा रही थी, अब वो डील को खींचा जा रहा है और ये खींचते खींचते आपको नजर आएगा कि जो इसके कल्प्रिट्स हैं, जो फौज में से भी हैं और जो सिविलियन में से भी हैं, उनको बड़ी सख्त सजाएं मिलेगी। ये माफीनामा नहीं होगा। ओके जी मियां साहब। भट्ट साहब ने तो काम ही आसान कर दिया उन्होंने, जैसे हमारे यहाँ पे। अच्छा, एक अगर आप ये कहते हैं कि उनको सज़ा मिलनी है, 27 रमज़ान को पाकिस्तान बनता है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनता है। अच्छा भाई, हम फिर मुसलमानों के घर पे पैदा हुए हैं, बस ठीक है, हमारी माफ़ी है, हमें तो कोई अमल करने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं भट्ट साहब, सज़ा और जज़ा का जब तक सिलसिला नहीं होगा, जब नहीं तक वो यही कह रहे हैं कि सज़ा मिलेगी। नहीं, सज़ा वो अल्लाह की तरफ से कह रहे हैं। नहीं वो कह रहे हैं नहीं मियां साहब, आप अपना मौका दें, मैं अपना मौका खुद क्लियर करूंगा। मैं वही बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, मसला ये है कि जब तक आप आइन कानून की बालादस्ती नहीं होगी, मैं नहीं समझता कि कोई काम 9 मई हो गया, कितना अरसा हो गया, किसकी नाकामी है, वो तो चले गए। 9 मई पे प्लानिंग आप कह रहे हैं 2 साल होगी, मैं कह रहा हूँ 4 साल हुई है यार। अब 1.5 साल तो अब हो गया, आपने किया क्या है? 9 मई अगर आप सही उसको हैंडल करते, उनके जिन्होंने ये काम किया उनको करार वाकया सजा दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा कभी कोई ऐसी जरूरत करेगा। वकार असलम साहब, आपकी टेक क्या है इस पे? मेरा ख्याल है कि 9 मई का बहुत ज्यादा डिले आ चुका है कि अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हो सका सजाओं पर। लेकिन मिलिट्री ट्रायल स्टार्ट होने जा रहा है बानी पीटीआई के अगेंस्ट, और उनकी सर तोड़ कोशिशों के बावजूद
खुफिया मुलाकातें जो उनके मतलब करीबी लोगों ने की हैं, उसके बावजूद भी कोई इसका हासिल हसूल नहीं हो सका। और मैं एजाज भट्ट साहब की बात से मुत्तफिक हूँ कि ये सख्त से सख्त सजाएं होंगी और इसको एक प्रेसिडेंट के तौर पर सेट किया जाएगा कि कोई आपके स्टेट के खिलाफ इस तरह से खड़ा नहीं हो सकेगा। और इस तरह से जो इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है, आपकी जिना हाउस तक को नहीं छोड़ा गया, तो फिर अब तो मतलब सख्त क्रैकडाउन होने जा रहा है। और ऑब्वियसली जो मास्टरमाइंड है वो तो अब ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि मैं तो खुद गिरफ्तार हूँ, बाकी भी गिरफ्तारियां दे दें। वो कहते हैं कि मैं अगर अंदर हूँ तो जो बाकी लीडरशिप है वो क्यों एंजॉय कर रही है, वो क्यों मतलब लाइमलाइट में है। अच्छा, लेकिन वकार उनको असलम भी साहब अंदर- एक बात है कि ये जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, देखिए ये बिल्कुल एक मैं- खुला दुश्मनी का वाकया था 9 मई, और हमने उसको उसका फैसला करने में डिले किया, जिसके नतीजे में राय आमा जो है वो 2 हिस्सों में बट गई। यानी पीटीआई को ये मौका मिला कि वो ये कह सकें कि 9 मई तो हमने किया ही नहीं, ये तो कुछ और लोगों ने करवाया है। यानी ये जी, उनको बस मौका ये मिल वो गया चकमा दे- इस हवाले से राय आमा को तकसीम करने का। जी, राय आमा ना सिर्फ तकसीम की उन्होंने बल्कि बिल्कुल इनकार कर दिया। वो तो उन्होंने बाद में जब सीडीआर निकाल के सामने रखी हैं कि कौन कहाँ पर मौजूद था, तब ये रहनुमाओं की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। और खान साहब तो अब चाहते हैं कि बाकी जो बाहर लीडरशिप एंजॉय कर रही है उसको भी चाहिए कि वो जेल के थोड़े मजे चखे। और मिलिट्री ट्रायल हर सूरत में होने जा रहा है। हर तरह की सतोड़ कोशिश, खुफिया मुलाकातों और मतलब बाहर से लाइजॉनिंग करने, लॉबिंग करने के बावजूद ये नतीजा निकला है कि मिलिट्री ट्रायल होगा। और ये प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए ताकि मतलब कोई और आपके मुल्क के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना कर सके। भट्ट साहब एक बात बताइए, अब तक इमरान खान पर कितने मुकदमे कायम हुए और कितनों में उनको सजा हुई? अच्छा, मैं ठीक है ना, यहाँ ये क्या जाहिर करता जी। है कि इसका मतलब ये है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो इमरान खान को सजा दिलवाने में अदालतों से अभी तक कामयाब नजर नहीं आ रही है। एक केस में ही उनको सजा हुई है ना, हाँ जी, और उसमें भी अपील में वो चले गए और शायद उस सजा पर अमल दरामद रुक गया है, पेंडिंग में है। पेंडिंग में है। तो क्या किया आपने अभी तक? अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि जो 9 मई है उसके बाद कुछ नहीं हुआ, 2 साल डिले में। ये डिले में नहीं गए, असल में आप देखें, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये तो हमारा आंखों देखा हाल है। हम यहाँ से रोजाना जब ऑफिस से निकलते थे तो जमान पार्क में जाते थे तो वहाँ एक मेला लगा होता था, और हम समझते हैं ये दाता साहब से बड़ा उर्स है, क्योंकि वहाँ डांस करने वाले लोग भी मौजूद होते थे और वहाँ खाने खिलाने वाले लोग भी मौजूद होते थे, वहाँ जो हर तरह के लोग मौजूद होते। और एक वक्त ऐसा आया था कि हमें लगता था कि ये अब इसको कोई दुनिया की ताकत हटा नहीं सकेगी। लेकिन उसके बाद 9 मई आया और जमान पार्क में अब हमें वहां उल्लू बोलते नजर आते। रात के टाइम मैं कई दफा जाता हूं तो मैं हैरान होता हूं कि ये वही जगह है। अब कहां गए वो एमएनए, कहां गए वो एमपीए, कहां गए वो पठूरे बनाने वाले, कहां गए वो खीरे बांटने वाले, सब गायब हो गए। तो इसका मतलब है कि 9 मई का सबसे पहले तो ये इंपैक्ट हुआ कि जो बड़े खुलेआम सामने थे वो पीछे चले गए। फिर 9 मई का सेकंड इंपैक्ट ये हुआ कि जितनी बड़ी क्यादत थी वो मफरूर हो गई। 9 मई का तीसरा इंपैक्ट ये हुआ कि जो छोटी क्यादत थी वो जेलों में चली गई। अब 9 मई का जो फोर्थ और लास्ट इंपैक्ट है वो ये हो रहा है कि इसमें अब इमरान, मैंने जो आपको बताया ना कि रस्सी खींची जा रही है, और रस्सी खींचने के बाद आपने देखा कि बहुत सारे जो लातल्लुक हो गए हैं ना, जो सियासतदान, वो लातल्लुक नहीं हुए, वो उस रस्सी को उन्होंने कहा आप हमें ढीली रखें, हम इस मामले में आपको कभी आगे नजर नहीं आएंगे। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, 2 साल लगे इस प्रोसिक्यूशन के। देखिए 205 से ज्यादा इंस्टॉलेशन, जो फौजी इंस्टॉलेशन है, उन पर हमला हुआ है, और हमला करने वाले 1-200 नहीं होते थे, कम से कम 2-4 हजार से लेकर 15,000 20,000 तक लोग थे। अब ये कहा जा रहा है ये पीटीआई वाले नहीं थे, हम भी कहते हैं पीटीआई वाले नहीं थे, जो भी उसमें मुलजम थे, मुजरम थे, जिन्होंने आगे लगाई। मैं बहुत से जगह यहाँ मार रोड का गवर्नर उसको आग लगाने के वाकया और कुछ वाकया का ऐनी शाहद हूं, लेकिन हमने इतना गैप रखा हुआ था क्योंकि हम पुराने जर्नलिस्ट, हमें पता था कि इनके साथ जो भी क्लोज होगा वो इसी हिस्से में आएगा। लेकिन क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट हमने वो चीजें नोट करनी थी तो हमने नोट की। तो अब मैं आपको आपके प्रोग्राम में पेश गोई कर रहा हूं कि 2 साल लग गए हैं, अब 1 साल के अंदर अंदर ये सबकी रस्सी खींची जाएगी। मैं तो खैर एक देखें जी, सियासी चूंकि मेरा ताल्लुक सियासत से है, मैं तो बिल्कुल इसको फौजी अदालत में जाने के खिलाफ हूँ। बिल्कुल ये बात
नहीं, ये गैर आईनी बात तो नहीं, नहीं, मैं ये आइन में दर्ज है। नहीं सर, जब हमारी अदालतें हैं, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हमारी अदालतें अगर इंसाफ नहीं कर सकती तो फिर ठीक है। ये मामला जो है ना वो जहाँ पे है उसको आप देखें कि कल तक, आज जो हमारी मौजूदा हुकूमत है कल तक इस बात की ये मुखालफत करती रही। वो जो इस वक्त जिन पे ये मुकदमे चल रहे हैं आज वो मुखालफत कर रहे हैं, कल वो इसके हक में थे। ये मामला जो है ना, मैं समझता हूँ कि इसको एक आइन कानून के मुताबिक चलने दिया जाए। जब तक ये नहीं चलेंगे मैं नहीं समझता कि कभी यहाँ पे बेहतरी होगी। और मैं जो बार बार सियासी इस्तेहकाम की बात करता हूँ, ये जब जो हुकूमत में होता है वो कवानीन इस तरह के दूसरे को जो है ना वो उसमें शामिल करने के लिए, उनको सजाएं देने के लिए उस वक्त तो वो साथ शामिल हो जाते हैं, लेकिन एक ख़ास अदारे को मेरा ख्याल है कि आप दूर करें इस सारी बातों से। मैं एक देखें, मसला पता है कि आज मुल्क के अंदर जो हालात पैदा हो गए हैं, आपको किस किस महाज पे उनको आपने लेके जाना, किस किस काम में उनको आपने शामिल करना है, यानी हर चीज़ आपने उनके ऊपर छोड़ दी है। भाई सियासतदानों का भी कोई काम है, कुछ जुडिशरी का काम है, बाकी अदारों का काम है, अपना अपना काम करें। ये देखें यहाँ पे आइन का, उसके बाद आप देखें 18वीं तरमीम का, फिर उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान का, ये जो एक डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें मुझे बताएं कि कहीं पे अमल होता आपको नज़र आ रहा है? अगर ये इन चीज़ों पे अमल होता, और मैं नहीं समझता कि इस तरह के 9 मई जैसे वाक़यात होते, ये बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो होता, जो आज अफरा तफरी है, इस तरह के मामला हों, हर अदारा अपनी डोमेन में रह के अपने अपने काम करे, तो मेरा ख्याल है कि ये काम, और ये सियासतदानों को ख़ास तौर पर सोचना है। आप ये क्या बात है कि कल नून लीग एक बात कह रही थी तो ये मुखालफत कर रही थी पीटीआई, आज पीटीआई वो बात कह रही है तो वो मुखालफत कर रहे हैं। आज आजम तारड़ साहब जो बात कर रहे हैं, क्या मुझे ये बताएं और पंजाब गवर्नमेंट फैसला करेगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हमें आइन के मुताबिक जो है ना, जो आइन जिसकी इजाज़त देता है हमें वो काम करना है, हमें अपनी जो अदालतें हैं उन पर एतमाद करना होगा। अच्छा, एक बात आपने बहुत खूबसूरत बात कही नाजरीन, मियाँ साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि हमारी अदालतें फैसला करें। हमने ये देखा कि जिस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी अपने अरूज पर थी, तो जो हमारी नॉर्मल अदालतें थीं वो मुकदमे ही नहीं उनके सुनने के लिए तैयार होती थी, यानी दहशतगर्दों का इतना खौफ था। फिर उसके लिए स्पेशल एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स जो है वो बनाई गई, एक आइन से ये एक शिक निकाल के। इसी तरह अब क्योंकि ये मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले के केस है, इसमें तो सिविल इदारे शामिल नहीं हैं, ये तो प्योर एक फौजी इंस्टॉलेशंस पे हमले का केस है। और ये जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं, इनका ट्रायल अगर मिलिट्री कोर्ट में होगा तो आइन में इसकी प्रोविज़न मौजूद है। लेकिन मैं मियाँ साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि आदम नज़ीर तारड़ साहब का ये बयान कि हुकूमत पंजाब फैसला करेगी, शायद ये मुस्तहसन और जारी हालात में ये कोई अच्छा बयान नहीं है। हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। मियाँ साहब ये बताइए कि इमरान खान साहब का एक बयान छपा कि तमाम जो रूपोश क़यादत है वो ज़ाहिर हो, मुकदमात का सामना करे और अदालतों में पेश हो। तो ये एक बड़ा इसको हेल किया गया, इसकी बड़ी वो की गई कि जनाब वाह जी वाह, जुर्रत का मुजाहरा कि अदालतों पर एतमाद के अदालतों में पेश हों। उसके अगले दिन आ गया नहीं वो छुपे रहें, सामने ना आए। तो ये वैसे तो ये है कि इमरान खान साहब यू टर्न से वी टर्न भी लेते रहे हैं, तो उनसे इस तरह का बयान के इधर उनका तो ये है कि वो एक ही तकरीर में 2 उल्टे बयान दे देते हैं कि एक कान में मियाँ वहीद साहब ने कोई बात कही तो उन्होंने वो कह दी, दूसरे कान में इजाज़ भट्ट साहब ने उनके कोई बात कह दी तो उन्होंने वो बोल दी, हालांकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट थी। तो इमरान खान साहब से इस तरह के बयानात आना कोई गैर मामूली या गैर मुतवक्को बात नहीं है। आप क्या समझते हैं? मैं इस पे भी जो है ना, मेरा देखिए, मैं पहले जो बात की है यहाँ पे भट्ट साहब ने बात की ज़मान पार्क की। यकीन माने कि जब ज़मान पार्क में लोग इकट्ठे हो रहे थे, मेरा ताल्लुक उस वक्त पीटीआई के साथ था। मैं उस वक्त पीटीआई में था और ख़ास एक मकाम में था वहाँ पे, मेरा एक पंजाब के एक जो है ना ओहदेदार था। मैंने उस दिन वहाँ पे भी जब ये मैसेज आते थे कि जी आ जाएं वहाँ पे, खान को पकड़ने आ रहे, तो मैं कहते थे भाई ये क्यों, ये लीडर को कहना चाहिए कि नहीं भाई पकड़ो। नहीं, गवर्नमेंट अपना काम करे,
अगर मैंने कुछ किया है तो ठीक है, मुझे जेल जाने में, मुझे मुकदमात का सामने करने में, ये रियासत के अंदर रियासत सामने आए जी, आप सामने हसार बना लें। और ये एक मैं समझता हूँ कि 9 मई से भी बड़ा जो जुर्म है ना, वो था जो वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके अदारों के सामने खड़ा करना है। मैं हमेशा इस बात को, मैंने एक दिन भी हम लोग नहीं गए, बावजूद इसके कि मुझे ये बात कही जाती रही कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, आप वहाँ पे कैंप लगाएं, आप आएँ। मैंने कहा जी ये मैं इस बात के, ये सियासी तरबियत जो है ना आज तक हुई नहीं है, और ये फिर उन्हीं लोगों की नाकामी है जो लेके आए हैं। जी भट्ट साहब। अच्छा, इस हवाले से मैं कहता हूँ, क्योंकि यहाँ यह अब डिबेट अगली चलनी शुरू हो गई है कि ये जब फौजी ट्रायल होना चाहिए या सिविलियन में। देखिए, एक वक्त यहाँ ये भी आया था कि जो दहशतगर्दों के मुकदमा जब अदालतों में जाते थे तो वकला को और जो जजों तक को अपने मुंह पे नकाब चढ़ा के, तो यानी जो खौफ इतना था, दहशतगर्द खुलेआम सामने मौजूद है और जज और वकला जो है वो अपने मुंह पे नकाब लेके आए हैं। और बहुत सारे जजों के हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि उन्होंने कहा कि मैं ये केस समाप्त करने से मैं आ रही हूँ। तो बात यह है कि अगर यहाँ तक हालात हो जाए, और दूसरी बात यह कि आप अहमद किस जमहूरियत की बात करते हैं, ये यूरोप से ली है हमने, बरतानिया से ली है, अमेरिका से लिए, तो वहाँ पेंटागन की किसी भी इमारत पे हमला हो जाए तो कब वो बर्दाश्त करते हैं? बरतानिया में किसी फौजी इंस्टॉलेशन पे हमला हो जाए तो कब वो देखते हैं कि हमारा आइन क्या कहता है? वो कहते हैं कि ये हमारी मुल्क की सलामती के खिलाफ है। ये हमें एक छोटी जंग पे आपने मजबूर किया। हम छोटी जंग अगर फतह करेंगे तो जो दुश्मन मुल्क है वो हमसे खौफजदा रहेगा और हम कल को बड़ी जंग जीत सके। अगर हमसे छोटी जंगें ही हार जाएंगे मुल्क तो फिर कैसे होगा? तो अच्छा हमारे साहब, असल सवाल कि जो एक बयान दिया कि गिरफ्तारियां दे दें, फिर कहा नहीं रूप पोछ रहे हैं, इस पर आप क्या? इस पे यही है कि पहले उनको लगा कि एक फैसला आपने देखा होगा गुज़िश्ता दिनों आया था, तो जिसको उनको लगा कि अब सारी अदालतें हमारे हक में हो गई हैं, तो उन्होंने कहा फौरी तौर पे पेश हो जाएं। तो साथ ही उनको पता लगा नहीं है। और मैं ये भी बता दूं, जब भी इमरान खान साहब के या पीटीआई के हक में कोई इस दौर में आपको बड़ा फैसला नजर आता है ना, तो आप ये गौर रखें कि वो जब पीटीआई का पारा बहुत ज्यादा हाई हो जाता है ना, तो उस पारे को नीचे लाने के लिए एक फैसला थोड़ा सा ऐसे दिया जाता है, वो पारा नीचे आ जाता है, उसके बाद कहते हैं बस अब ये टैकल हो जाएंगे। ओके, वकार असलम साहब, हमारे पास लास्ट 1 मिनट है, आपकी टेक क्या है? 2 बयानात मुख्तलिफ। जी 2 बयानात मुख्तलिफ का उनका मतलब पहले से वतीरा आया है, और वो दोनों इतराफ को खुश रखना चाहते हैं। मतलब एक तरफ से वो चाहते हैं कि पॉलिसी बदलते हैं, एक स्मूथ स्विंग सेट करते हैं कि वो कुछ और कर रहे हैं जबकि कर वो कुछ और रहे होते हैं। और मिलिट्री ट्रायल्स की जहाँ तक बात है, आपकी जमातें तो सुप्रीम कोर्ट तक पर हमला कर देती हैं, और जिस तरह की डिजिटल दहशतगर्द बना दिए हैं, जो कि आपके मुल्क में फायरवॉल की इंस्टॉलेशन जरूरी हो गई है, क्योंकि एक इस तरह की नफरत और अफरीत को हवा दी जा रही है, एक इस तरह का जहर उगला जा रहा है। तो फिर मेरा ख्याल है कि मिलिट्री ट्रायल जो है वो होना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि मतलब वो कौम के मुजरिम नहीं है, मतलब ना सिर्फ कौम के मुजरिम है बल्कि उन्होंने मिलिट्री तनसीबात तक को नुकसान पहुंचाया। उनके भांजे ने एक मतलब मौजूदा कोर कमांडर की वर्दी को लहराया बाइक और उसे तहरीक का निशाना बनाया। तो मेरा ख्याल है कि मिलिट्री का हक बनता है कि वो इस पर ट्रायल कर सकती है। वकार असलम साहब, जनाब एजाज अहमद भट्ट साहब, जनाब मियाँ वहीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाजरीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, हमें अपने राय से आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।